हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो आपका पिछला कंप्लीट हो चुका है आनंदवर्धन। अब आपका ये नेक्स्ट है अभिनव गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ही है आपका ये अभिनव गुप्त के बारे में है। और अभिनव गुप्त में ये फर्स्ट है अभिव्यक्तिवाद। मतलब ये अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, जिसके बारे में इसमें बताया है। भरत मुनि के बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। यानी जो भरत मुनि थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो सौंदर्य शास्त्र में अगर किसी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा तो वो किसका रहा? अभिनव गुप्त का। ठीक है, जिसमें ये बताया कि भरत मुनि के बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक यानी प्रमोटर, ठीक है, जनक या आरंभकर्ता, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो अभिनव गुप्त है वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम यानी विशिष्ट वो प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य वेदांत के, ठीक है, जो शंकराचार्य हैं ये वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसमें इसलिए बताया कि जैसे शंकराचार्य वेदांत के माने जाते हैं, ऐसे ही ये इनके माने जाते हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे। मतलब जो अभिनव गुप्त थे वो सही मायनों में या सही अर्थों में कहें तो वो सही अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे। उन्होंने अपने से पहले आचार्यों के मतों का सार्थक संकलन कर एक वृहत ग्रंथ, यानी संकलन को आप संग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिलेशन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने जो आचार्यों के जो मत थे उनका सार्थक संकलन कर एक वृहत ग्रंथ, ये अभिनव भारती की रचना 2 भागों में की। यानी उन्होंने ये रचना का नाम है अभिनव भारती। ठीक है, इनकी 2 भागों में रचना की थी। वृहत ये ग्रंथ का नाम है, मतलब अभिनव भारती ग्रंथ का नाम है। इनके 2 भागों में इन्होंने रचना की थी। ठीक है, उन्होंने सौंदर्य शास्त्र की समस्याओं का विभिन्न दृष्टिकोण, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, तार्किक आदि से विश्लेषण किया। मतलब जो सौंदर्य शास्त्र की जो समस्याएं थी, तो उन्होंने सौंदर्य शास्त्र की समस्याओं का विभिन्न दृष्टिकोण, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यानी फिलोसफर, तार्किक, ठीक है, आदि से विश्लेषण किया, यानी एनालिसिस किया इन सब की दृष्टि से। उनके मत पर वेदांत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी उनके मत पर, मतलब उनका जो मत था, तो उस पर वेदांत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी प्रत्यक्ष होता है, विजिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है ये अभिनव गुप्त संक्षिप्त जीवन परिचय डॉक्टर कांति चंद्र पांडे के आधार पर, है ना। मतलब इनका जीवन परिचय है ये, और ये जो डॉक्टर कांति हैं, चंद्र पांडे हैं, इनके आधार पर है ये। अभिनव गुप्त ने अपने जीवन का परिचय अपने 2 ग्रंथों में दिया। जो अभिनव गुप्त थे उन्होंने अपने जीवन का परिचय 2 ग्रंथों में दिया था। ठीक है, उसमें कौन कौन सा है? तंत्रलोक और प्रतिमासिक विवरण, ये ग्रंथ के नाम है। एक तो हो गया तंत्रलोक और दूसरा है प्रतिमासिक विवरण। ठीक है, अभिनव गुप्त का जन्म स्थान कश्मीर घाटी श्रीनगर के आसपास और जन्म अनुमान से लगभग 960 ईस्वी माना जाता है। मतलब ये बताया जो अभिनव गुप्त का जन्म स्थान है, जो इनका बर्थ है, वो कश्मीर घाटी है। ठीक है, और श्रीनगर के आसपास, मतलब अनुमान लगाया है, कंफर्म नहीं है। और इनका जो ईयर है वो क्या है? 960। ठीक है, 960 बताया है इन्होंने। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 से अधिक ग्रंथ लिखे। मतलब अपने जीवन काल में इन्होंने 50 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। इससे ज़्यादा हैं, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है कि 50 से अधिक लिखे हैं।
इनमें अभिनव भारती 2 भाग में सौंदर्य शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो अभिनव भारती है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, ग्रंथ है ये भी इन्होंने 2 भाग में है ये, और ये सौंदर्य शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण बताई है। अभिनव गुप्त के पूर्वज गंगा जमुना के प्रदेश कन्नौज में बसते थे। जो अभिनव गुप्त के पूर्वज थे वो गंगा जमुना के प्रदेश कन्नौज में बसते थे। यह कान्य कुंज ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज इर्तगुप्त एक प्रकांड विद्वान, तो इनके पूर्वज जो थे अर्तगुप्त वो एक प्रकांड विद्वान थे, यानी वो महारथी थे। जो विद्वान ये नाम है अर्तगुप्त, ठीक है। उनकी विद्वता विशेषकर शैव मत पर उनके मतों की चर्चा पूरे देश में थी। वे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के काल में हुए। ये कन्नौज के राजा हैं यशोवर्मन, इनके काल में वो हुए थे, ठीक है। इसी समय कश्मीर के राजा ललितादित्य, इनका टाइम है ये 725 से 76, ठीक है, ने राजा यशोवर्मन से अर्तगुप्त को मांग लिया। उन्हें सादर अपने साथ लाए और अपने राज्य में बसाया। मतलब जब उनको मांगा था तो वो साथ में लेके आए थे और उनको अपने राज्य में बसाया था उन्होंने। इस प्रकार कन्नौज का यह परिवार कश्मीर का वासी बन गया। मतलब जब वो वहाँ पे अपना राज्य में उसके रहने लगे तो उनकी जो फैमिली थी वो कश्मीर की वासी बन गई थी। इसी परिवार में 2 शताब्दी के बाद 960 ईस्वी में अभिनव गुप्त का जन्म हुआ, ठीक है। मतलब इसी परिवार में हुआ था और 2 शताब्दी के बाद 960 ईस्वी में, ये ईयर आप याद रखना इनका, अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था 960 में। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त उर्फ चुखुला था। ये इनके फादर का नाम है नरसिंह गुप्त उर्फ चुखुला। ये भी शास्त्रों में पारंगत थे, यानी महारथी थे और महान शिव भक्त भी थे। यानी ये शिव जी की पूजा करते थे और ये शिव जी के बड़े भक्त भी थे। अभिनव गुप्त की माता का नाम विमलकला था। ये एक सच्ची पवित्र धार्मिक महिला थी। जो इनके फादर थे और जो मदर थी वो दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो जो इनकी माता थी वो भी धार्मिक महिला थी। घर का वातावरण ही धर्म और विद्या से परिपूर्ण था। मतलब जो इनके पूरा घर का एनवायरनमेंट था वहाँ पे धर्म और विद्या से ही परिपूर्ण था। बचपन में अभिनव गुप्त को घर के पास की पाठशाला में भेजा गया। मतलब जो अभिनव गुप्त जहाँ पे रहते थे घर के पास ही इनकी पाठशाला थी, वहीं पे इनका एडमिशन कराया था, वहीं इनको भेजा गया था। वहाँ ही इन्होंने भावी महानता के लक्षण दिखाए। यानी जो इनकी जितनी भी क्वालिटीज़ थी, तो जब ये पाठशाला में इनका एडमिशन हुआ था वहाँ पे इन्होंने अपनी सारी लक्षण दिखाए थे। इनकी बौद्धिक योग्यता से इनके शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सम्मानजनक नाम अभिनव गुप्त पक दे दिया गया। जो इनकी योग्यता थी वहाँ पे जो इनके शिक्षक थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और उसके बाद इनका नाम वो अभिनव गुप्त पक दे दिया गया था, सम्मानजनक। मतलब इनके टीचर ने इनका सम्मानजनक नाम रखा था, ये अभिनव गुप्त पद। दुर्भाग्यवश जब ये बालक ही थे इनकी माता का देहांत हो गया। मतलब बहुत जब छोटी सी उम्र में थे ये, तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में।